चंपावन गांव, जिस पर साया था एक जादुई पेड़ का। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब किसी बेगुनाह के साथ अन्याय होता है तो वो पेड़ जाग जाता है और उसकी मदद करता है। ये कहानी है उसी जादुई पेड़ की, जिसने रामू को इंसाफ दिलाया और बेगुनाह को सजा दी। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का सीधा साधा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक छोटा सा घर था और अपनी पत्नी का साथ था। रामू खेत में काम करता और गीता वो गांव के जमींदार प्रताप सिंह के घर काम करती थी। ज्यादा पैसे नहीं थे, पर दोनों खुश थे। अरे गीता, आज सुबह का खाना दिया या नहीं बेला को? दे दिया जी। आप भी जल्दी खाना खा लो, आज खेत में पानी भी देना है। खाना तो मैं खा लूंगा, लेकिन तुम कब जाओगी जमींदार के यहाँ काम कर? 9 बजने वाले हैं। बस अभी थोड़ी देर में जा ही रही हूँ। दोनों की जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं था तो केवल एक दूसरे का साथ, और वही काफी था। एक दिन सुबह सुबह गीता देर तक सो रही थी। उसकी तबीयत खराब थी, रात भर नींद नहीं आई थी, सर दर्द था, पर वो घबराई नहीं। उठ के काम में लग गई। घर का काम, खाना, बैल का ध्यान सब किया, पर इस चक्कर में जमींदार के घर पहुंचने में देरी हो गई। हाय भगवान, आज फिर देरी हो गई। पता नहीं मालकिन को क्या बोलूंगी। जमींदार प्रताप सिंह का घर गांव का सबसे बड़ा और सुंदर घर था। उनके पास जमीन थी, दौलत थी, इज्जत थी और एक ऐसी पत्नी थी जो इन सबको अपना हक समझती थी। नाम था सावित्री देवी। गांव में लोग उनसे सीधी आंखें मिलाकर बात करने से डरते थे। अरे ओ रामू, जाकर देख वो गीता काम पर आई या नहीं। नहीं मालकिन, अभी तक तो नहीं आई। ये लो, आ गई महारानी। आज इसकी अच्छे से खबर लूंगी। माफ करना मालकिन, आज थोड़ी देर हो गई काम पर आने में। अरे कोई बात नहीं, तेरा तो ये रोज का ही है। कभी टाइम पे भी आई है क्या तू? हमेशा लेट आती है। गुस्सा मत कीजिए मालकिन, मैं जल्दी से सारा काम निपटा दूंगी। वो तो तुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी तू टाइम पर आई भी है? हमेशा कुछ ना कुछ बहाना लगाती है। आज भी तो होगा कोई बहाना। बहाना नहीं है मालकिन, मेरी तबीयत खराब थी। सुबह देर हो गई उठने में, इसलिए यहाँ देर से पहुंची। ज्यादा झूठ मत बोल। कभी तेरी तबीयत खराब होती है तो कभी तेरे पति की, कभी तेरे जरूरी काम होता है तो कभी तेरी नींद नहीं खुलती। हमेशा का कोई ना कोई बहाना है तेरे पास। पैसे लेने के टाइम पे तो जल्दी आ जाती है और बाकी दिन जब मर्जी हो मुंह उठाकर आ जाती है। तुम जैसे गरीब लोगों का तो यही नाटक है। चल अब घूर क्या रही है, जाकर काम कर। सावित्री के मुंह से निकला एक एक शब्द गीता के दिल पर छुरी की तरह लग रहा था। कितनी ही बार गीता ने ये सब सह लिया, कितनी ही बार चुप रही, पर आज कुछ अलग था। मालकिन, मैं आपके यहाँ काम करती हूँ, आपकी गुलाम नहीं हूँ। जो आप जो बोलेंगी मैं सुन लूंगी। तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे से जबान लड़ाती है। जानती भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रही है? हाँ जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। आप बड़े घर से हैं, गांव की मालकिन हैं और एक ऐसी औरत हैं जिसे बस पैसों का घमंड है। बहुत जबान चल रही है ना तेरी। जा, चली जा यहाँ से, और आज के बाद यहाँ काम करने मत आना। तुझे तो मैं बताऊंगी पैसों का घमंड क्या होता है। गीता वहां से चली गई। सावित्री को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा अपने पति प्रताप सिंह के पास गई। प्रताप सिंह एक ऐसा इंसान था जिसके लिए इज्जत का मतलब सिर्फ डर था। जो उसके खिलाफ चाहता, उसकी जिंदगी खराब करना उनके लिए खेल था। सुनिए, वो गीता है ना, रामू की पत्नी, उसने आज मुझसे सीधे मुंह आंख दिखाकर बात की है। देखो तो उसकी हिम्मत। तो इसमें मैं क्या करूं? ये तो तुम दोनों का आपसी मामला है। मैं कुछ नहीं जानती। आप किसी भी तरह उन दोनों को सबक सिखाओ। आखिर उन्हें भी तो पता चले सावित्री देवी से उलझने का नतीजा क्या होता है। अरे ठीक है सावित्री देवी जी, सुबह तक आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी।
अगले दिन सुबह प्रताप सिंह ने अपनी खास नौकर चंपू को बुलाया। वो दौड़ता हुआ घर आया। सुन चंपू, कार्यालय में जा और जाकर रामू की जमीन के नकली कागजात बनवा ला, और अगर कोई मना करे तो कह देना तुझे प्रताप सिंह ने भेजा है। जी मालिक, आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी नकली कागज बनवा कर लाता हूँ। चंपू कार्यालय में गया। प्रताप सिंह का नौकर होने की वजह से उसे कागज बनाने में किसी तरह की समस्या नहीं आई। नकली कागजात लेकर चंपू और प्रताप सिंह रामू के घर गए। रामू, अरे ओ रामू, जल्दी बाहर निकल। क्या हुआ सेठ जी, आप इतनी सुबह सुबह हमारे घर? देखिए, मेरी पत्नी से जो भी गलती हुई है उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो सब बातें छोड़ और चुपचाप ये घर खाली कर दे, क्योंकि ये घर तेरा नहीं मेरा है। तूने इसका किराया नहीं दिया, इसलिए तुझे यहाँ से निकाल रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये घर तो हमारा है, हमने खून पसीने की कमाई से बनवाया था। देख भाई रामू, सेठ जी को ज्यादा बहस करने की आदत नहीं है। ये रहे तुम्हारी जमीन और घर के कागज। कल तक ये घर खाली कर देना, वरना धक्के मारकर निकाल देंगे। ऐसा मत कीजिए मालिक, हमारे पास ये छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन ही थी। आप वो भी हमसे छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कल तक तुम्हारा घर और जमीन दोनों खाली चाहिए। चल चंपू यहाँ से। रामू और गीता को अपना घर और जमीन दोनों छोड़नी पड़ी। दोनों बहुत उदास थी। न घर था, न जमीन, और न ही कोई नौकरी। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतना सब देखना पड़ा। हमारी जमीन भी चली गई और घर भी नहीं बचा और कोई रास्ता भी नहीं है। कोई बात नहीं गीता, तुमने जो किया सही किया, और अभी भी एक रास्ता है। हम सरपंच के पास जाएंगे और सरपंच से मदद मांगेंगे। दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच जी, प्रताप सिंह ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और हमारा घर भी छीन लिया। अब आप हमारी मदद कीजिए सरपंच जी। मुझे पता है रामू, लेकिन उसके पास तुम्हारी जमीन के कागज हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। गांव में किसी ने भी रामू और गीता की मदद नहीं की। दोनों बेघर और बेसहारे थी। रात होने वाली थी। गीता, शाम होने वाली है। आज की रात तो उस पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं, फिर सुबह देखेंगे क्या करना है। हाँ चलिए, मेरे पास थोड़ा खाना है, उसे खाकर ही सो जाएंगे। रामू और गीता ने पेड़ के नीचे बैठकर मिल बांटकर खाना खाया और सो गई। दोनों की सो जाने के बाद आधी रात को चांदनी में पेड़ चमकने लगता है और एक आवाज आती है। रामू, गीता, उठो और मेरी आवाज सुनो। कौन है ये किसी की आवाज है? मैं वो हूं जो सदियों से इस गांव का दर्द देख रहा हूं। जब भी किसी बेगुनाह के साथ अन्याय होता है, तब मैं जाग जाता हूं और उसे इंसाफ दिलाता हूं। क्या तुम सच में हमें इंसाफ दिला सकते हो? लेकिन कैसे? तुम तो एक पेड़ हो। उसकी चिंता तुम मत करो राम। ये लो, जब प्रताप सिंह यहाँ आए तो उस पर ये पानी छिड़क देना। अब तुम दोनों सो जाओ, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। उस रात प्रताप सिंह अपने घर में आराम से सो रहा था। तभी उसे एक डरावना सपना आया। सपने में प्रताप सिंह अपनी जमीन पर अकेला खड़ा था। उसके हाथ में कुछ कागज थे। अचानक कागज जलने लगते हैं और जमीन उसे अपने अंदर खींचने लगती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। तभी एक पेड़ उसके सामने आता है। तुमने जो गलती की है सुधार ले, वरना आज तो ये तेरा सपना था, लेकिन कल सच भी हो सकता है। प्रताप सिंह डर जाता है और उठकर घड़ी की तरफ देखता है। सुबह के 5 बज रहे थे। हे भगवान, सुबह सुबह इतना बुरा सपना, कहीं ये सच ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव में सुबह सुबह एक अजीब घटना हुई। रामू के हाथ में उसकी जमीन के असली कागज थे और पेड़ की शाखों पर एक एक करके वो सब कागज लटके हुए थे जो प्रताप सिंह ने नकली बनवाए थे।
सारा सच सामने था। सरपंच और कुछ गांव वाले इकट्ठा हुए। खुसुर खुसुर की आवाजें आने लगी। सरपंच ने भी आकर देखा और वो भी कुछ नहीं बोल सका। कागज सामने थे, सच्चाई सामने थी। प्रताप सिंह के दिमाग में वही सपना बार बार घूम रहा था। अरे आज आपको क्या हो गया है? सुबह से ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कुछ नहीं सावित्री, बस आज सुबह सुबह एक बहुत बुरा सपना आया था। बस इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है, कहीं वो सपना सच ना हो जाए। तभी चंपू आया। मालिक, आपका सच सबके सामने आ गया है। आपने जो नकली कागज बनवाए थे वो पेड़ पर लटके हुए हैं और रामू के हाथ में असली कागज है। सरपंच और गांव वालों ने आपको बुलाया है। प्रताप सिंह और सावित्री देवी वहां गए। प्रताप सिंह डरा नहीं। वाह रे रामू, तू तो बड़ा चालाक निकला। मेरे असली कागज चुराकर इस पेड़ पर लटका दिए और खुद के नाम के नकली कागज बनवा लाया और इन गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। सुन लिया गांव वालों, ये दोनों तो है ही झूठे और बेईमान। तुम सब भी कहां इनकी बातों में आ गए? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। इतने में रामू ने बोतल का पानी प्रताप सिंह और सावित्री देवी और छिड़क दिया। मैं बहुत लालची और बेईमान हूँ। मैंने गांव के बहुत से लोगों के घर और जमीन जायदाद छीनकर उन्हें गांव से गायब करा दिया। मैंने ही रामू की जमीन के नकली कागज बनवाए थे। प्रताप सिंह के मुंह से सारा सच सुनने के बाद गांव वाले और सरपंच उन दोनों को गुस्से से देखने लगे। अरे अरे ये मैंने क्या बोल दिया? ये कैसा पानी फेंका था तूने मुझ पर? सरपंच जी, मैंने जो बोला, आपने जो सुना वो बिल्कुल झूठ था। ऐसा नहीं है। सच और झूठ तो हम सबको पता चल गया है प्रताप सिंह, और अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। भाइयों, इसने हमारे गांव के लोगों की जमीनें छीनी है, रामू को भी परेशान किया। मारो इसे। प्रताप सिंह को समझ आ गया था उसने रामू के साथ बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दो भाइयों, आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गांव के लोगों ने मिलकर रामू की जमीन और घर वापस दिलाया। प्रताप सिंह ने अपने हिसाब से प्रायश्चित किया। सरपंच ने कहा, अब इस गांव में न्याय होगा, और गांव के लोग पहली बार एक साथ खड़े हुए थे, बिना किसी डर के। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।